नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक गंभीर विषय के ऊपर जिसको कि वेरिकोसील बोला जाता है। ये पुरुषों की लड़कों की बीमारी है जो जिनकी खास करके जो ड्यूटियां होती हैं खड़े रहने की ड्यूटी है, जैसे कि पुलिस है, फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री है, या फिर आर्मी फोर्सेस हैं, या फिर जो यंग लड़के हैं जो यूं यूं कह रहे हैं कि जी उनमें की जो बोल्स हैं, स्क्रोटम है, उसके आसपास लगातार दर्द रहता है, या फिर वो मैरिड कपल्स जिनमें इनफर्टिलिटी एक समस्या हो चुकी है, मेल इनफर्टिलिटी की, पुरुष के स्पर्म्स या तो काफ़ी कम बने हुए हैं या काफ़ी लो क्वालिटी के बन रहे हैं, या उनकी जो शेप है, आकृति है, वो टेढ़ी मेढ़ी है, या फिर उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी डैमेज हो चुका है, कम आ चुका है, लिबिडो बिल्कुल नहीं है, सेक्सुअल एक्टिविटी में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या फिर इस तरह की कोई समस्या है पुरुषों की। तो वेरिकोसील डायग्नोसिस हो चुका है, उसका डोपलर स्टडी हुआ है, टेस्टिस का, स्क्रोटम का अल्ट्रासाउंड हुआ है, और उसमें ये डायग्नोसिस बन चुकी है कि ये जो जो बॉल है, जो टेस्टिस है, उसके ऊपर की जो वीन्स हैं वो फूली हुई हैं, इनके वाल्व की समस्या बन चुकी है, जो बैक फ्लो मार रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर जो गंदा खून है वो सर्कुलेट नहीं हो पाता, हार्ट की तरफ जा नहीं पाता, और जो फ्रेश जो ब्लड आ रहा है उसकी सप्लाई ढंग से इसको मिल नहीं रही है, क्योंकि बैक फ्लो इसमें जो लगातार जो ब्लड जो इकट्ठा रहता है उसकी वजह से यहाँ पर टॉक्सिन्स, एसिड्स, कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह के जो ऑक्सीजन के जो फ्री रेडिकल्स हैं वो इकट्ठे होते जाते हैं, और इस टेस्टिस की जो टिश्यू है उसमें जो कुछ कोशिकाएं, सर्टोली सेल्स हैं जहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं, या फिर उस टेस्टिस की जो ट्यूबरकुल्स होते हैं उनके अंदर जो स्पर्म्स बन रहे हैं, जो स्पर्म्स एक जो मेल जो फर्टिलिटी गैमिट्स जो बनते हैं उसके, तो वो डैमेज हैं किसी वजह से, तो ये इसको बोलते हैं वेरिकोसील। अब वेरिकोसील के ट्रीटमेंट को लेके जहाँ जाएंगे, एक नई जगह जाएंगे, नई डपली, नए राग आपको सुनते हैं इस तरह की। देखिए, ये जो गुच्छा सा बन जाता है नसों का, ये तो नॉर्मल है, ये सामान्य है, और ये असामान्य है, इसमें गुच्छा सा बना हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ का तापमान ज़्यादा बना रहता है, क्योंकि टेस्टिस जो होते हैं मेल्स में बॉडी से बाहर एक पाउच, स्क्रोटम जिसको बोलते हैं, उसमें रखे रहते हैं, दो टेस्टिस होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, और इसी पाउच का अगर तापमान इस बैक, ये जो ब्लड इकट्ठा रहेगा इसके आसपास, तो उसकी वजह से इनका जो टेस्टिस का जो तापमान है वो भी बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस, स्पर्म्स की क्वालिटी खराब है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अब आते हैं मुद्दे के ऊपर, क्या ट्रीटमेंट होगा और इसका सही उपचार क्या है। क्या इसकी माइक्रो सर्जरी होगी, क्या इसकी दूरबीन से, लेप्रोस्कोपी, पेट के अंदर दूरबीन घुसा के दोनों साइड का एक साथ हम कर सकते हैं, या फिर इम्बोलाइजेशन, कुछ रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जी हम इसमें ना उस नस में जाएंगे और उसमें या तो एक धातु का एक कोयल फंसा देंगे, या फिर उसमें कुछ जेल वेल डाल के इन नसों को ही बंद कर देंगे। तो आज हम डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे कि किसका क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, कौन सी सर्जरी आपके लिए बेहतर है, खास करके ऐसे जो यंग जो मेल हैं या लड़के हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई है और इनफर्टिलिटी है, या और इस तरह के इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है। तो दोस्तों, सर्जन होने के नाते फ़ौज में भी रहा हूँ, और फ़ौज के जो जवान होते हैं हमारे, चाहे ऑफिसर हैं, यंग जो रिक्रूट्स होते हैं, उनकी भी समस्या को हमने देखा है और उन चीज़ों को हमने फॉलो भी किया है, ऑपरेशन भी किया है, और बाद में जब वो हमारी ओपीडी में या फिर बार बार हम लोगों के संपर्क में रहते हैं, तब हमने देखा भी है कि क्या स्पर्म्स क्वालिटी में सुधार आया, क्या उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, या फिर जो उसको पेन था, दर्द वर्द जो उसके स्क्रोटम में या पेट के निचले हिस्से में जो दर्द रहता था, क्या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या टेस्टिस का साइज घट गया या बढ़ गया समय के साथ। तो ये सारी चीज़ों के साथ आज हम बात करेंगे कि कौन सा ट्रीटमेंट ठीक रहता है इसमें। देखिए, ये समस्या है एक सर्जरी से ही इसका उपचार हो सकता है, ये तो मन में आप बैठा लीजिए। कोई इस तरह का कोई लंगोट कोई बोलेगा, कोई टाइट अंडरगारमेंट्स बोलेगा इनको यूज़ करने में, तो वो तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती है, क्योंकि जितना ये जो टेस्टिकल्स को आप शरीर से चिपका के रखेंगे, टाइट रखेंगे, उसमें उसका तापमान उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो ये जो समस्या है एक विशियस साइकिल में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या है, ये समस्या दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति करती है। हाँ, जो नॉन सर्जिकल, अगर आपको अभी सर्जरी कराने की ज़रूरत ही नहीं है, या आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो आप नॉन सर्जिकल कुछ साधारण से उपाय हैं, जैसे कि आप
जो स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिकल्स हैं, आपके जो स्क्रोटम है, उस एरिया को दिन में कम से कम 4 से 5 बार ठंडे पानी से 10-10 मिनट तक धोइए। हल्की सा जो बर्फीला पानी आप ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बर्फ़ उसको लगातार टच में नहीं रखना। ऐसा कुछ नहीं, जादू मंत्र कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ठंडे पानी की एक तरह से उसमें धोएंगे आप अपने स्क्रोटम को, तो उससे उसका जो लोकल जो तापमान है, टेम्परेचर, वो कम जाएगा, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ क्वालिटी में सुधार आएगा। चाहे वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है, चाहे वो स्पर्म्स क्वालिटी है, या पेन में कुछ ना कुछ तो रिलीफ होगा ही होगा। इसके अलावा आपको क्या क्या रूल आउट करना है कि क्या बीमारी नहीं है। फाइलेरियासिस जैसे आप नॉर्थ इंडिया है, बंगाल है, बिहार है, असम है, मेघालय, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया या फिर नॉर्थ इंडिया में फाइलेरियासिस एक कॉमन बीमारी जिसकी वजह से दर्द रहता है। बट ये दर्द का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों आपको वेरिकोसील हो गया या आपका टेस्टोस्टेरोन ऊपर नीचे हो गया या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से इसका कोई रिलेशनशिप है। फाइलेरियासिस में सिंपल गोलियां दी जाती हैं, टैबलेट्स दी जाती हैं 3 हफ्ते तक। उस फाइलेरियासिस क्या होता है, एक वार्म होता है, कीड़ा होता है, जो कि मच्छरों की काटने से फैलता है। फाइलेरिया जैसे मलेरिया है, वैसे ही फाइलेरिया है। तो वो जो बीमारी है उसकी वजह से क्या होता है, जो लिम्फेटिक्स, जो कुछ ऐसी नसें होती हैं जिनके अंदर आके वो कीड़ा आके बैठ जाता है और उन जो नसों को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से पेन रहता है। हाइड्रोसिल हो सकता है, लेकिन वो वेरिकोसिल नहीं है। वेरिकोसिल क्या होता है, नसों के अंदर खून का उल्टा बहाव या बैक फ्लो, या फिर तापमान, जो टेस्टिकल्स हैं, वो नसों का जो गुच्छा होता है कीड़े जैसा स्क्रोटम में, वो उसकी वजह से ये वेरिकोसिल होती हैं। तो एक तो आप दिन में पानी से बार बार इनको धो सकते हैं। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी तो आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। रही बात कि अगर आपको सर्जरी ही करानी है, अगर आपको जैसे फोर्सेज के अंदर आप रिक्रूट बनने की कोशिश कर रहे हैं, भर्ती होने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको अनफिट कर दिया गया है, तो आपको 1.5 महीने का टाइम मिलता है, 42 दिन का। तो आप उसके दौरान इसका ऑपरेट करा के आप दोबारा से आप अपील कर सकते हैं मेडिकल फिटनेस के लिए। तो सब चीज़ों में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि माइक्रो सर्जरी अच्छी है, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। माइक्रो सर्जरी में क्या किया जाता है कि आपका जो जेनाइटेलिया के पास स्क्रोटम से ऊपर एक कट लगाया जाता है, और उस सारे के सारे जो स्पर्मेटिक कॉर्ड, जो एक नस होती है मोटी सी, उसको बाहर निकाला जाता है, और उसके अंदर से उन नसों को ढूंढा जाता है जो फूली हुई हैं, जिनको हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, जिनको हमने डोपलर स्टडी से भी देखा है कि हाँ इन नसों में फुलावट है, तो उन नसों को सेपरेट किया जाता है। लेकिन उसमें मेन चीज़ क्या है, टेस्टिकुलर आर्टरी को ढूंढना है, और जो उसके आसपास जो क्रीमेस्ट्रिक आर्टरी हैं, जो आर्टरीज को सेपरेट करना है, और सिर्फ वीन्स को ही लाइगेट करना है, एक्साइज करना है। रही ये बात, लिम्फेटिक्स को लाइगेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोसिल, वो टेस्टिस है, बाद में 2-4 महीने के बाद वो फूल जाएगा, उसके आसपास पानी इकट्ठा हो सकता है। और अगर टेस्टिकुलर आर्टरी ही, जो आर्टेरियल जो सप्लाई है, मेन जो ब्लड की सप्लाई है, वो अगर डैमेज हो जाती है तो क्या हो जाता है, टेस्टिस सिकुड़ता चला जाएगा और वो वैसे ही डैमेज हो जाता है। और रही बात माइक्रो सर्जरी के अलावा कौन सी सर्जरी है, लेप्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टोमी। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है और आपको अपने पेशेंट्स को फॉलोअप में भी लिया, और आप इस चीज़ से श्योर हैं कि आपको पता लग गया कि इंटरनल टेस्टिकुलर वीन्स की वजह से ही पेशेंट को वेरिकोसिल है, आप इस चीज़ पे कंफर्म है। और देखिए, इंटरनल टेस्टिकुलर वीन्स जो सीधी रीनल वीन्स से जो डायरेक्ट, जो पेट के अंदर से एक लेंथ, उसकी लेंथ बड़ी होती है, और वही मोटा मोटी ज़्यादातर केसेस में वही कल्प्रिट होता है, वही प्रॉब्लमेटिक नस होती है, जिसका जो बैक फ्लो है या जो वाल्व की समस्या है, उसकी वजह से ये वेरिकोसिल बनी हुई है। तो आपका अगर एक्सपीरियंस अच्छा है, डॉक्टर सही है, उसने पहले लेप्रोस्कोपी वेरिकोसिलेक्टोमी कई सारे पेशेंट्स में कर चुका है, उनको फॉलोअप में 5, 10, 20 साल से उनको फॉलोअप में ले चुका है, तो आप लेप्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टोमी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या होगा, दोनों साइड का एक ही बार में, और लगभग ये 40-50 मिनट का एक प्रोसीजर है, ऑपरेशन है, उसमें आप इजीली दोनों साइड की वीन्स को आप ढूंढ सकते हैं जो कल्प्रिट हैं, और उनको आप प्रोसीजर के तहत उनको वहाँ से कट डाउन कर सकते हैं। और रही बात माइक्रो सर्जरी की, तो माइक्रो सर्जरी में भी जो सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट बराबर ही है, लेकिन उसमें दोनों साइड में, अगर आपको वेरिकोसिल दोनों साइड में है पेशेंट को, तो दोनों साइड में ही कट लगाना होगा। लगभग घंटा भर एक साइड में लगेगा, घंटा भर दूसरी साइड में लगेगा, और मैं तो ये कहूँगा कि एक बार में एक साइड का ही कराना चाहिए।
अगर आपको जिस तरफ ज़्यादा समस्या है तो उस तरफ पहले ऑपरेट कराइए और उसके 1.5-2 महीने के बाद आप दूसरे साइड के बारे में सोच सकते हैं। कुछ एक नई टेक्निक कुछ लोग बोलते हैं कि रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो कि नॉन सर्जिकल डॉक्टर होते हैं, वो कहते हैं कि जी हम इस नस को ढूंढेंगे, इसमें डाई डालेंगे, उसको पेशेंट को सी आर्म से या उसको लोकेट करेंगे, डाई जो कॉन्ट्रास्ट अंदर डालेंगे। जो ये कोई डायरेक्ट विजुअलाइज करने वाला प्रोसीजर नहीं है, एक ब्लाइंड प्रोसीजर मैं इसको बोलूँगा। उसमें क्या करते हैं कि वो एक रेडियोलॉजी जो उपकरण होता है उसमें से देखते रहते हैं कि कौन सी नस में डाई जा रही है, कौन सी में नहीं जा रही है। तो उसमें कोयल डाल देते हैं, या तो मेटल की कोयल होती है या फिर उसमें जेल वेल डाल के उस नस को ब्लॉक कर देते हैं। अब दोस्तों कई सारी नसें हो सकती हैं। कई बार क्या होता है, देखिए 70% केसेज में तो क्या होता है, एनाटॉमी लगभग नॉर्मल होती है। और ज़्यादातर जो प्रॉब्लमेटिक जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें बेचारों में ज़्यादा ही तकलीफ है, तो मैं मानूंगा कि लगभग 30% लोगों की जो एनाटॉमी है वो सामान्य नहीं होती है, और उन्हीं में ही कोई कुछ ना कुछ वाल्व की समस्या है या वीन्स की समस्या है या इस तरह की कोई समस्या लगी। तो उनमें हो सकता नहीं है, ये श्योर है कि कुछ ना कुछ जो उसकी वीन्स है वो मिस हो जाती हैं इम्बोलाइजेशन में, जिसको बोलते हैं ना कि अंदर गए डाई से उसको लोकेट किया और वहाँ पर कुछ कोयल डाल दिया, जेल डाल के उस नस को बंद कर दिया। उसके कॉम्प्लिकेशन रेट भी ज़्यादा हैं। कॉम्प्लिकेशन रेट कैसे ज़्यादा हैं कि अगर आप कुछ कोयल डाल रहे हैं या फिर अंदर डाई डाल रहे हैं, तो डाई जो कॉन्ट्रास्ट होती है उसके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। ऊपर से आप अंदर तक जा रहे हैं, मेन जो वेना केवा है वहाँ तक भी जा रहे हैं, और साथ ही साथ रीनल वीन्स के साथ भी छेड़खानी कर रहे हो, और उसके बाद फिर से उसको जो टेस्टिकुलर वीन्स हैं वहाँ तक एंट्री मार रहे हो, फिर उसके अंदर कोयल डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो, कोई कुछ नहीं बता सकता। महंगा प्रोसीजर है। भले ही आपको वो अपने खोपचे में बुलाते हैं क्या बोल के कि जी एक ही दिन का प्रोसीजर है, 1-1.5 लाख रुपए लग जाएगा, ये लग जाएगा वो लग जाएगा। पेशेंट यहाँ वहाँ कुछ सोशल मीडिया पे देख के, क्योंकि वो जो उनकी वीडियोस होती हैं वो एनिमेटेड AI बोलूँगा मैं उससे बनी हुई, बड़ी फैसिनेटिंग सी, बड़ी अट्रैक्टिव से लगती हैं, जैसे तो अंदर गए उन्होंने कुछ जेल डाला बीमारी से छुटकारा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो टेस्टिस है उसका जो वीनस ड्रेनेज है दोस्तों, जो वीनस मतलब मैं ये बोलूँगा कि जो उसमें से जो ब्लड को वापस ले जाने वाली जो नसें जिनको वीन्स बोलते हैं, जिनकी ये समस्या है, ये सामने से भी आती हैं। पेम्पेनिफोरम जो प्लेक्सिस है वो भी है। जुबरनाकुलम एक नीचे की तरफ इसका एक पार्ट होता है, वहाँ से भी वीन्स हैं, और कुछ डायरेक्ट एक्सटर्नल जो इलियक जो वेसल्स होते हैं उसके अंदर भी इसकी डायरेक्ट सप्लाई है, मतलब वापस जाने वाली। तो कई तरह से सप्लाई है। हम माइक्रो जो सर्जरी के अंदर ये भी कर सकते हैं कि उस टेस्टिस को बाहर निकाल के उसके चारों तरफ के जो वीन्स ज़्यादा फुली हुई आपको नज़र आ रही है, 2.5 mm 3 mm या उससे भी ज़्यादा जो वीनस है डायलिटेशन, वो आप डायरेक्ट सर्जिकल जो माइक्रोस्कोप होता है उसे आप देख भी सकते हैं और उनको लाइगेट कर सकते हैं। लेकिन इम्बोलाइजेशन जो रेडियोलॉजिकल एक प्रोसीजर है, पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो मॉनिटर पे डिपेंड करता है, आपकी डाई पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, जो कि सर्जरी के मामले में नाम मात्र होता है। तो उस केसेस में यूरोप में, अमेरिका में भी इम्बोलाइजेशन का जो सक्सेस जो रेट है वो लगभग 70% है, 70%। मतलब कि 30% लोग मैंने बताया ना जो प्रॉब्लमेटिक होते हैं, तो उनकी एनाटॉमी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मिस हो जाती है। तो दोस्तों अब आपके पास ये 3 ऑप्शन हैं प्रोसीजर के। एक तो माइक्रो सर्जरी है जिसको मैं बेहतर मानता हूँ, लेप्रोस्कोपी वेरिकोसिलेक्टोमी उसको भी मैं बेहतर मानता हूँ। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आप आराम से वो कर सकते हैं कंफर्टेबली, तो आप कर सकते हैं। मैं डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ, पेशेंट की भी बात कर रहा हूँ। और तीसरा इम्बोलाइजेशन, जिसको मैं बेहतर बिल्कुल भी नहीं मानता। वो एक अंडर ट्रायल एक प्रोसेस है, और अंडर ट्रायल में जब शुरू में आता है तो वो बड़ी सारी लच्छेदार बातें उसमें चलती रहती हैं, लेकिन उसका कोई सक्सेसफुल रेट का कोई माई बाप होता नहीं है। ठीक है, महंगा भी पड़ता है, और उसमें कभी कभी जो कोयल्स है या फिर जो जेल का जो इम्बोलस जो बना के उसमें फंसाया जाता है वो निकल भी सकता है, ब्रेन में जा सकता है, हार्ट में जा सकता है, लंग्स में जाके प्रॉब्लम तरह तरह कहीं भी जाके वो डिस्लोज होके प्रॉब्लम कर सकता है। तो दोस्तों, और रही बात की जो आपका टेस्टिस के डायरेक्ट, ये भी होता है कि स्क्रोटल अप्रोच भी इसमें एक सर्जिकल प्रोसीजर है, लेकिन सारे के सारे जो प्रोसीजर है उसमें माइक्रो सर्जरी बेहतर है। स्क्रोटल अप्रोच थोड़ी सी सही नहीं मानूंगा, क्योंकि उसमें हम मल्टीपल
वीन्स उसका जो गुच्छा है पेम्पेनिफरम बहुत ज़्यादा मल्टीपल होता है। आप ढंग से उस टाइम पर उसको सेपरेट करना, ब्लीडिंग की वजह से या फिर टाइम की वजह से, दोनों टेस्टिस में पेनफुल भी रहता है। स्क्रोटम में अगर मल्टीपल सूचर्स हैं तो वो पेनफुल है। तो माइक्रो सर्जरी बेहतर है, लेप्रोस्कोपी भी उतनी ही बेहतर मैं मानता हूँ रिजल्ट्स के मामले में। और अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप वो कर सकते हैं। सर्जन्स की बात कर रहा हूँ। और रही इम्बोलाइजेशन तो उसको मैं बिल्कुल सिरे से नकारता हूँ, बकवास है एक तरह से नहीं, ये इस चीज़ के लिए बना ही नहीं है। क्योंकि ये सर्जिकल प्रॉब्लम है और वो पेशेंट हमारे पास ही आते हैं ले दे के घूम फिर के, यहाँ वहाँ पैसे लगाने के बाद सर्जन के पास ही आते हैं और बोलते हैं जी ये कराया था, वो कराया था, उसने ये बोला। क्योंकि ये वीन्स की समस्या है। जब तक हम वीन्स को ढूंढ के उनको अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करेंगे या लाइगेट नहीं करेंगे या उनका जो वीनस जो बैक फ्लो, मेन हमारा मकसद क्या है कि बैक फ्लो को रोकना है वीन्स, और उसका जो टेम्परेचर जो बढ़ा रही है वीन्स को, उनसे निजात दिलानी है। ऑपरेशन होने के बाद कुछ पेशेंट ये बोलते हैं कि 2-3 महीने तक ये दर्द रहता है थोड़ा, तो वो इसलिए रहता है कि जिन वीन्स को हम लाइगेट कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम कर रही थी, तो उसके अंदर जो बचा हुआ ब्लड है वो जम जाता है, और वो जमता है तो वो दर्द करता है कुछ दिन। तो वो धीरे धीरे बॉडी अपने आप उसको इस तरह से फिजियोलॉजिकल जो प्रोसीजर होता है जो WBC का, वो उसको साफ कर देती है, और वो वीन्स जो हमने बंद की हैं जो प्रॉब्लमेटिक थी वो फाइब्रोज्ड हो जाती हैं, हील हो जाती हैं। और तो दोस्तों, वेरिकोसील की सर्जरी के बारे में, इसके उपचार के बारे में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस जो टेस्टिस की हैं वो यही हैं। अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो टेस्टिस सिकुड़ सकता है ऑपरेशन के बाद, क्योंकि उसकी जो मेन आर्टरी कई बार उलझी हुई होती हैं, डैमेज हो सकती है। दूसरा क्या है कि अगर आपने लिम्फेटिक्स जो एक अलग से जो फ्लो होता है उसको अगर आप लाइगेट कर देंगे तो वो हाइड्रोसील उसका एक कारण, हाइड्रोसील में क्या हो जाता है कि ये इस तरह से इसमें पानी भर सकता है इसके चारों तरफ टेस्टिस के, ठीक है। और रही बात कि छोटा मोटा पेन बाद में कुछ दिन तक, 3-4 महीने तक बना रह सकता है, उसकी पानी में उसकी धुलाई करेंगे स्क्रोटम वाले एरिया की, और कभी कभी हल्के से न्यूआए पानी से भी, हल्के से गर्म पानी से भी उसकी सिकाई करेंगे, तब भी वो पेन जल्दी रिलीफ हो जाता है। आप अपनी एक्टिविटीज़ नॉर्मल कर सकते हैं। हाँ, 3 से 6 महीने के बाद जब आप स्पर्म काउंट कराएंगे या फिर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल वो श्योरली बिल्कुल 96-98% जो पुरुष होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं जो हमारे पास आते हैं, उनमें स्पर्म काउंट्स, उनकी जो क्वालिटी स्पर्म्स की, उनकी शेप, आकृति, उनकी एक्टिविटी, जो स्पर्म्स की मोटिलिटी होती है वो इम्प्रूव कर जाती है मोर देन 96-98% लोगों में। कुछ एक लोगों में जो बाद में आते हैं बहुत ज़्यादा डिले कर जाते हैं, हो सकता है उनको परमानेंट डैमेज हो चुकी होती है और उसकी वजह से उनमें इम्प्रूवमेंट इतना खास होता नहीं। लेकिन टेस्टिस एक छोटा सा ऑर्गन है, हम बड़े बड़े ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े ऑपरेशन करते हैं, पेट के भी करते हैं टेस्टिस। आसपास कोई भी वीन अगर प्रॉब्लमेटिक होती है तो एक एक्सपीरियंस सर्जन, जो भी एक्सपीरियंस सर्जन है उसको ढूंढ लेता है, बशर्ते उसके आसपास की जो आर्टरी, लिम्फेटिक्स और अन्य जो उसकी नर्व्स होती हैं उनको डैमेज ना किया जाए। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।